बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो बड़ी अहम तरीन है। जब लोग अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं और जब उनका वीज़ा लग जाता है, तो जब आपका वीज़ा लग जाता है, जब आप उधर जाते हैं, तो उधर जाने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और क्या किन किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है इन वीज़ा एंड इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आज आपको इस अहम तरीन वीडियो में बताऊंगा। और बाज़ का तो ये होता है कि आखिरकार इतने मसाइल हो जाते हैं न्यू लोगों के लिए, आखिरकार उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर डिपोर्ट ना भी किया जाए तो वो फिर ऐसे हालात बन जाते हैं कि आपको खुद ही वापस जो है आप आने का सोचते हैं। तो कौन सी ऐसी गलती या गलतियां हैं जो आपने हरगिज़ 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 नहीं करनी कनाडा जाने से पहले और कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने से पहले? प्लीज़ इन चीज़ों को समझ लें, देख लें। एवरीथिंग डैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। नो डाउट कनाडा बहुत अच्छा कंट्री है, लेकिन हो सकता है आपके लिए अच्छा साबित ना हो। तो प्लीज़ ये वीडियो को समझें, इस वीडियो को देखें, पॉइंट्स को समझें, फैक्ट्स को समझें, ताकि आपकी फर्दर जो है मैं आपको गाइडलाइन मिल सके। तो वीडियो को पूरा देखें। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को मेरी शेयर कर दिया कीजिएगा। देखिए, अगर मैं इस वक्त सिर्फ स्पेसिफिकली एक कंट्री जो है पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान में जी हर वक्त हर जगह परेशानी ही परेशानी है। लोगों के घरों में फाके पड़ रहे हैं। आलम यह है कि लोग जायदादें बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, अपनी जमा पूंजी जो भी भांडे टींडे हैं, बेचारे लोग बड़े परेशान हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है आज मैंने इसको हाईलाइट करनी है। देखिए जी, पाकिस्तान से इस वक्त 100 में से 99% जो है लोग माइग्रेट करना चाह रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के लोगों की मेजॉरिटी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, और अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो सही नहीं है, उन पर प्रॉपर वर्कआउट नहीं किया गया, और बस फर्जी तौर पर 6 महीने साल पहले या 2-3 साल पहले जो है डॉक्यूमेंट्स अपना आपको रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। देखिए जी, मैं बिज़नेस करता हूँ, ये मेरा चैम्बर का लेटर है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे नहीं कुछ होता। चीज़ों को समझ लें प्लीज़। यहाँ पर लोग बड़ी और संगीन गलती ये कर बैठते हैं, वो ये कि आप लोग अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को, कनाडा की वीज़ा एप्लीकेशन को खुद से अप्लाई नहीं करते और किसी और से अप्लाई जो है करवाते हैं। और अगर जब किसी और से अप्लाई आप करवाएं भी, तो फिर आप बाद में फॉलो अप नहीं रखते। फॉलो अप आपको रखना चाहिए। फिर होता क्या है, जब आपने फॉलो अप भी नहीं रखना, खुद से अप्लाई भी नहीं करना, फिर आप लोग क्रुक्स एजेंट लोगों के हाथ हत्थे चढ़ जाते हैं। ऐसे वीज़ा माफियाज लोग जो होते हैं, वो फिर आपकी जो है ना पोजीशन से, आपकी जो है इकोनॉमिकल पोजीशन से, सिचुएशन से खेलते हैं, आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, और आपको आपका कनाडा का वीज़ा लगवाने के चक्कर में कनाडा के इमिग्रेशन लॉ को और पाकिस्तान के भी जो है लॉ को और इमिग्रेशन लॉ को जो है मिस यूज़ करते हैं। जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन कोई ऐसा क्रुक एजेंट जो है फाइल करता है, वो क्या करता है कि जी वो आपका कोई डॉक्यूमेंट जो आपके नाम पर है वो लगाता ही नहीं है। जब आपके नाम का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं लगना और आपको ये भी नहीं पता कि आपको क्या शो करवाया गया है, आपका एज ए बिजनेस पर्सन अप्लाई किया गया है या एज ए सैलरी पर्सन अप्लाई किया गया है, तो ऐसी वीज़ा एप्लीकेशन को हम शैम वीज़ा कहते हैं और शैम एप्लीकेशंस कहते हैं। मतलब कि धोखाधही। शैम का मतलब होता है कि प्रिटेंड करना कि सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में वो धोखा दे रहे हैं। तो ये शैम वीज़ा एप्लीकेशंस के जो हैं बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। अब क्या नुकसान आता है मैं अब आपको आगे चलकर बताता हूँ। आप लोगों को सिर्फ इस बात का सुकून होता है कि जी हमने डील की हुई है, जी हमने कौन से पैसे देने हैं, वीज़ा लग गया, ना लगा तो हमारा तो 1 रुपया भी नहीं लगना। अब देखें, इस तरह की जो डीलें होती हैं ना, इसमें आपका वीज़ा ना लगने से आपका ज़्यादा नुकसान है। देखें, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं समझने वाली हैं। अगर आपका लकीली वीज़ा लग जाए, चले मैं लग भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लाख लाख करोड़ करोड़ रुपया लोग लेते हैं, 80-80 लाख रुपए लेते हैं, लग भी जाते हैं। अब अगर आपका वीज़ा लग जाए, तो जब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, आपसे एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होगी, और एयरपोर्ट पर आपसे पूछा जाएगा कि जी आप क्या काम करते हैं, किससे वीज़ा एप्लीकेशन बनवाई, तैयार करवाई या खुद की, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप फंस जाएंगे। अगर आप एयरपोर्ट पर फंस गए क्वेश्चनिंग में, तो आप सीधा ऑन द स्पॉट डिपोर्ट, नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट में वापस पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ कहीं से भी आपने अप्लाई किया। और अगर लकीली आप एयरपोर्ट से गुजर भी जाते हैं, तो जब आपका नेक्स्ट
जो प्रोसीजर होगा जब आप अपना वीज़ा स्विच कराएंगे वर्क परमिट में या किसी और कैटेगरी में, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो वकील आपसे कहेगा जी हाँ जी किस कैटेगरी में आपने वीज़ा अप्लाई किया था, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। आपके पास तो डॉक्यूमेंट की कोई बैकलिस्ट चेकलिस्ट ही नहीं होगी कि आपके एजेंट ने कौन सा वीज़ा आपका अप्लाई किया था। तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अब होता क्या है, तो इन केसेस में कुछ लोग जो है वापस आ जाते हैं, उनको वापस आना पड़ता है, उनको वीज़ा जो है नहीं मिलता, रिफ्यूज़ हो जाता है स्ट्रेट अवे इनसाइड कनाडा। अब जब उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है स्विचिंग के दौरान, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं अपने बारे में, तो फिर लोग क्या करते हैं, असाइलम की तरफ जाते हैं। और लोगों को ना कोई खुशफहमी बैठी हुई है कि जी असाइलम जो है मिल जाता है बड़ी आसानी से, ये हो जाता है वो हो जाता है। अब ज़रा मैं असाइलम पर भी आ जाऊँ। अब जब आप असाइलम करते हैं तो उसमें आपका फिर भी जो आपके पास एप्लीकेशन की डिटेल नहीं होती। तो सबसे पहला जो आपसे जो सवाल पूछा जाएगा ना, जब आपका असाइलम का इंटरव्यू होगा, वो ये होगा, जब आप वकील कर लेंगे, वकील को भी 10-20 लाख रुपया पाकिस्तानी खिलाएंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा। जब आप वकील के साथ या जब भी जैसे भी आपका इंटरव्यू होगा, असाइलम इंटरव्यू, आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि जी आपने हमें कनाडा कनाडा आकर ये असाइलम की एप्लीकेशन दे दी है, विजिट वीज़ा पर आया या किसी भी वीज़ा पर आया, आप सिर्फ हमें, आपकी एप्लीकेशन आ गई है, ठीक है, इट्स ओके, आप सिर्फ हमें ये बता दें कि आपने कनाडा आने से पहले किसी और कंट्री में असाइलम क्लेम क्यों नहीं किया। है कोई आपके पास जवाब? आप लाजवाब हो जाएंगे। वकील ने आपको तैयारी करवाई होगी, लेकिन ये सारे फेक तैयारी होती है। यहाँ पर आप फंस जाएंगे और 50% चांस है कि आपका असाइलम भी रिफ्यूज़ हो सकता है। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को जानता हूँ, उन्होंने ये हरकतें की हैं, असाइलम लिए हैं, कुछ लोग थ्रू हुए हैं, कुछ लोगों का जवाब उन्हें पसंद आया, कुछ लोगों का जवाब नहीं पसंद आया, उन्होंने वापस भेज दिया। फिर उन्होंने अपील कर दी फर्दर कोर्ट में, वहाँ से रिजेक्ट हो गई, फिर ह्यूमन राइट्स में अपील कर दी। तो इस तरह ये ठीक है, कुछ लोगों का अपीलों में टाइम गुजर जाता है, लेकिन कुछ का नहीं गुजरता। हो सकता है आपका ना गुजरे, हो सकता है आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। और जब आपका इस तरह की शैम वीज़ा एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करते हैं, अगर अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है पाकिस्तान से, इंडिया से या कहीं से भी, जब आप दोबारा कभी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप एक न्यू प्रोफाइल बनाएंगे। और जब आप न्यू प्रोफाइल जब लॉन्च करेंगे तो एम्बेसी जो है वो आपकी न्यू प्रोफाइल कचरे के डब्बे में फेंक देगी और वो आपको ये कहेगी कि जी आपने इससे पहले जो अपनी वीज़ा प्रोफाइल जो थी उसमें तो आपने अपने आप को कुछ और शो किया हुआ था, अब आप कुछ और शो कर रहे हैं। और एम्बेसी को ऐसे लोगों पर गुस्सा आता है और फिर वो अपने गुस्से का इज़हार बैन बैन लगा देते हैं, आपके ऊपर बैन लगाने पर भी गौर करते हैं। तो बैन भी आप पर लग सकता है। तो इस तरह की चीज़ों पर, इस तरह के टोटकों से आपने वीज़ा अप्लाई मत करें, आपको नुकसान हो सकता है। रिफ्यूज़ल चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कितनी भी आए, लेकिन अगर आपकी अपनी जेन्युइन प्रोफाइल पर आए, कोई मसला नहीं। आप फिर यू विल बी स्टिल होपफुल कि आपको वीज़ा लगने का चांस आपका होगा फ्यूचर में। लेकिन अगर आप शैम वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे क्रुक्स एजेंट्स के साथ, तो आपका वीज़ा जो है नहीं लगेगा और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अगर आपको कोई मुझसे सर्विस चाहिए, आप अपना कोई केस डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो ये नीचे पट्टी पर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। आप सिर्फ मुझे SMS कर मैसेज करके सिर्फ अपना ऑनलाइन पेड सेशन बुक करवा सकते हैं, अगर आपको कोई अपनी केस के बारे से कोई डिस्कशन करनी है। और हम सिर्फ नॉर्मल से चार्जेस लेते हैं, कोई इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं लेते, सिर्फ हमारे नॉर्मल से चार्जेस होते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।